देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर क्या बोला है? टू सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑफ द सेम मास आर ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अल्टीट्यूड आर एंड 3 आर, वेर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, टेकिंग देयर ऑर्बिट टू बी सर्कुलर। तो भाई दो हैं, एक आर रेडियस में मूव कर रहा है, एक 3 आर, ये अर्थ हो गया। तो भाई यहाँ पे जो है अल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो इसका रेडियस बेटा 2 आर लोगे, इसका रेडियस 3 आर। अल्टीट्यूड आर और 2 आर दिया हुआ था, तो मान ले इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड v2 है। ठीक है, तो बताओ यार, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे बता। तो कंसेप्ट क्या है भाई, आपको पता है सैटेलाइट का। कोई भी सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है आर रेडियस के सर्किल में, तो उस पे जो फोर्स लगेगा, एम मास है, ये मूव कर रहा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ कर रहा है। तो बताओ एफ इज इक्वल टू आप कितना लिखोगे? एफ किसके बराबर होगा? अगर इसकी स्पीड v है, v नॉट से ये ऑर्बिट कर रहा है, तो बताओ एफ इज इक्वल टू एम v नॉट स्क्वायर बाय रेडियस, मान ले इसका a है। ठीक है, और एफ आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम ई एम बाय आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय ए। तो बता यार एम वी नॉट स्क्वायर कितना हो गया? एम वी नॉट स्क्वायर आ गया जी एम ई एम बाई ए। तो बताओ भाई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा जी एम ई एम बाई 2 ए। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? -GME एम बाई आर, आर का मतलब ए। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और टोटल एनर्जी K+U, तो कितना आ जाएगा बताओ? K+U करोगे तो -GME एम बाई 2a। ठीक है, तो टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो बता अब जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ। अच्छा, आर और 3 आर है ना, सॉरी आर और 3 आर है, तो बेटा आर हो जाएगा और ये 4 आर हो जाएगा। अल्टीट्यूड आर और 3 आर है। ठीक है, तो मतलब सेंटर से दूरी कितना हो गया? जिस सर्किल में मूव कर रहा होगा उसकी रेडियस आर और 4 आर, 2 आर और 4 आर हो गया। ठीक है, तो बताओ यार क्या हो जाएगा रेशियो काइनेटिक एनर्जी का? तो K1/K2। देख यार, दोनों का मास तो सेम है ना, मास सेम है, तो बता K1/K2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4R/2R। मतलब रेशियो 2 हो गया। बता यार पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो U1/U2, वो क्या हो जाएगा? ये भी वही आएगा 4R/2R, दैट इज 2। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सबका रेशियो बेटा 2 आ जाएगा, है ना। ठीक है भाई, नोटेड एवरीवन। चलिए भाई,
क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला, इन ए डबल स्टार और बाइनरी स्टार सिस्टम, टू स्टार्स, वन ऑफ मास m1 and the other of mass m2 with a separation d rotates about their common center of mass. Find an expression for their time period of revolution, ratio of their kinetic energy, ratio of their angular momenta about the center of mass, total angular momentum of the system, kinetic energy of the system. तो देख यार, डबल स्टार सिस्टम की कंसेप्ट समझो। तो दो स्टार सिस्टम है m1 और m2, ठीक है। तो ये d डिस्टेंस में सेपरेटेड है। तो यहां पे मान ले सेंटर ऑफ मास, यहां से r1 दूरी पे, यहां से r2। ये दोनों बेटा अपना कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। चल यार घूम रहा है। तो बता यार दोनों की स्पीड क्या सेम होगी? बोलो, क्या दोनों सेम स्पीड से घूम रहा होगा? नहीं। दोनों क्या सेम एंगुलर स्पीड से घूम रहा होगा? यस, एंगुलर स्पीड दोनों की सेम होगी, स्पीड नहीं, क्योंकि हमेशा जो है सेंटर ऑफ मास बेटा रेस्ट में रहना है। तो ओमेगा दोनों का सेम होगा। ओके, सेम ओमेगा से घूम रहा होगा, स्पीड अलग अलग होगा। तो बताओ R1 की वैल्यू आपको पता है कितना होगा? R1 होगा आपका m2d बाय m1 प्लस m2, और R2 क्या होगा? m1d बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब बताओ यार, ये घूम रहा है तो इस पे फोर्स इधर लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स इस पे इधर लग रहा है। ठीक है, मान ले कि ये ओमेगा से घूम रहा है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से, दोनों का तो ओमेगा सेम होगा। ओके, तो बताओ यार यहाँ पे m1 के लिए क्या लिखोगे? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड। तो बताओ किसी एक के लिए लिखोगे फॉर m1, m1 के लिए आप क्या लिखोगे? m1 के लिए भाई सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगा। m1 के लिए बेटा f जो फोर्स है उसको मैं इक्वेट कर दो m1 ओमेगा स्क्वायर r1 से। f की जगह पुट कर दो यार, फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? g m1 m2 बाई डी स्क्वायर, ये फोर्स हो गया। दिस इज इक्वल टू m1 ओमेगा स्क्वायर, r1 की जगह पुट कर दे यार m2d बाई m1 प्लस m2। तो देखो m1 m2 हट गया, ओमेगा आपका कितना आ गया? ओमेगा आपका आ गया g इंटू m1 प्लस m2 बाई डी क्यू। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इतना आ गया, सॉरी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो टाइम पीरियड आ गया आपका 2 पाई बाय रूट जी इंटू m1 प्लस m2 इंटू डी का पावर 3/2। तो देख लो अभी भी बेटा टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना डी क्यूब के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, जब भी ग्रेविटेशन में टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन आए, टाइम पीरियड कंपेयर करने का, कि एक डी रेडियस में घूम रहा है दूसरा 2D में घूम रहा है, तो बताओ भाई टाइम पीरियड का क्या होगा रेशियो? तो T1 इज टू टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डी क्यूब के। ओके, समझे बात को? ये बेटा हर जगह वैलिड होता है। अगर कोई इलिप्टिकल पाथ पे भी मूव कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल प्रखर, ये इलिप्टिकल पाथ पे भी मूव कर रहा है तब भी बेटा ये एप्लीकेबल होता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, वेयर ए इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ भाई, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, तो K1 बाई K2 क्या लिखोगे? बोलिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के टर्म में लिख दे यार। तो बताओ क्या आ जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू I1 बाई I2। ओमेगा तो दोनों का सेम है। I का I1 पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बेटा एक्सिस हो गया, तो ये हो जाएगा ना m1 r1 स्क्वायर बाई m2 r2 स्क्वायर। अब बता भाई ये क्या बन जाएगा? m1 बाई m2, r1 बाई r2 कितना बनेगा देख लो, r1 बाई r2 m2 बाई m1 बन जाएगा, m2 बाई m1 का स्क्वायर। तो कितना बन गया बताओ ये? m2 बाई m1 बना ना। ठीक है, तो K1 बाई K2 वो किसके बराबर है? m2 बाई m1। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटा अबाउट द सेंटर ऑफ मास। बताओ भाई L1 बाई L2
क्या होगा, एल इज इक्वल टू बेटा आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो लिख दो भाई L1/L2 क्या हो जाएगा, ये भी बेटा वही I1/I2। तो बताओ भाई ये भी वही आ जाएगा कि नहीं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू M2/M1। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो एल टोटल निकालना है, तो पहले इतना लिख लो, उसके बाद आगे देखते हैं। हो गया, गीतेश टाइम पीरियड वाला पॉइंट, टाइम पीरियड किसी भी सैटेलाइट के किसी भी के लिए 2π/ओमेगा होता है ना टाइम पीरियड। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से कोई मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दे, देख ओमेगा स्क्वायर इतना है, तो इतना आ जाएगा टाइम पीरियड। चंद्रकांत पूछ रहा है कि ओमेगा सेम क्यों होगा। ओके चंद्रकांत, चल भाई कोई बात नहीं, अच्छा कंफ्यूजन है तुम्हारे मन में। चंद्रकांत नाम तो बड़ा सुंदर है यार। अब बता, टाइम पी ये ओमेगा क्यों सेम होगा भाई, ये कहानी कैसे पता करेंगे। तो तुम खुद बताओ, इस पूरे सिस्टम पे भाई एक्सटर्नल फोर्स 0 है चंद्रकांत, नेट एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास तो हमेशा फिक्स रहेगा अपने पोजीशन पे। अब बता, अपने पोजीशन पे अगर फिक्स रखना है तो जितना एंगल से ये मूव किया है, मान लो थीटा एंगल से ये मूव करके यहां पे आ गया, तो बताओ भाई इसको कहां पे रहना होगा। अगर M1 यहां पे आ गया है थीटा एंगल मूव करके, तो M2 अगर यहां पे आ गया, मान लो अल्फा एंगल पे मूव कर गया, तो सेंटर ऑफ मास तो यहां पे कहीं आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास को अगर फिक्स रखना है यहीं पे, तो इसको भी तो बेटा यहां पे आना पड़ेगा थीटा एंगल से मूव करके। बोलो भाई, तो जितने एंगल से ये मूव कर रहा होगा उतने ही एंगल से इसको भी मूव करना पड़ेगा उतने ही टाइम में। तो बेटा इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं हुआ,
बोलो चंद्रकांत, सेम हुआ कि नहीं? है ना भाई? तो दोनों का भाई ओमेगा सेम होगा। नहीं होगा सेम तो सेंटर ऑफ मास इधर उधर नहीं भाग जाएगा। जबकि आपको पता है इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास भाई अपने पोजीशन पे ही रहेगा। है ना भाई? तो समझे अब बात को? बोल भाई चंद्रकांत। ठीक है। अब देखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो एल टोटल क्या होगा यार? एंगुलर मोमेंटम आपको पता है आई ओमेगा होता है। तो एल टोटल क्या लिखेगा बता? I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा। बता I1 कितना होगा? पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब बता R1 R2 की वैल्यू पुट कर दे यार, तो देखना कितना आ जाएगा। M1 R1 की वैल्यू M2D बाई M1 प्लस M2 का स्क्वायर प्लस M2 इंटू R2 का वैल्यू M1D बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर। ठीक है, इतना इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना आया देख सकते हो, रूट जी M1 प्लस M2 बाय डी क्यूब। तो बताओ यार एल टोटल कितना आ गया? एल टोटल बताओ यहां से कितना बन जाएगा भाई, बताओ जरा मुझे। ये देखो, ये बेटा आपका M1 इंटू M2 स्क्वायर डी स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर। और यहां पर इसको ओपन करोगे तो M2 इंटू M1 स्क्वायर डी स्क्वायर बाय M1 प्लस M2 का स्क्वायर। तो बता अगर M1 इंटू M2 डी स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो ऊपर में बेटा आ जाएगा M1 प्लस M2 और नीचे में M1 प्लस M2 का स्क्वायर है, तो एक हट जाएगा और ये आपका बन जाएगा ना M1 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, इतना बन जाएगा इंटू ओमेगा तो आपने निकाल ही दिया है, जी M1 प्लस M2 बाय डी क्यूब। ठीक है, ये बेटा म्यू होता है ना, इसको M1 M2 बाय M1 प्लस M2 का रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं। तो देखो म्यू इंटू डी स्क्वायर आ गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी ध्यान रखिए, सीधे बेटा दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया म्यू इंटू डी स्क्वायर। ओके, अब बता यार कितना आ जाएगा एल टोटल, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर है, डी का पावर 3/2 है, तो ये M1 M2 बाय रूट M1 प्लस M2 इंटू बन जाएगा कितना भाई, रूट के अंदर जी भी रहेगा और डी का पावर आपका आ गया 2 माइनस 3/2, तो 2 माइनस 3/2 हो गया 1/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बताओ ये, दिस इज इक्वल टू M1 M2 रूट जी डी बाई M1 प्लस M2। दिस इज टोटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई, ठीक है समझे बात को? सिंपल सा बेटा कंसेप्ट था, आई ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, ये एंगुलर मोमेंटम होती है, उसी को यूज कर लिया गया और नथिंग। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बता यार टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, के टोटल। तो के टोटल लिख दे यार, कितना लिखेगा, हाफ I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, I1 प्लस I2 अभी आपने जस्ट देखा है भाई कितना आया है, देख सकते हो इतना आया है ना, तो पुट कर दो भाई, हाफ I1 प्लस I2 आपका आ गया M1 M2 बाई M1 प्लस M2 डी स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे, कितना है जी इंटू M1 प्लस M2 बाई डी क्यूब। तो देखो भाई कितना आ गया ये आपका आ गया हाफ M1 M2 जी M1 M2 बाई 2D। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, जी M1 M2 बाई 2D।
तो देख यार, अभी भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला मुझे, देख सकते हो, ध्यान दीजिए यहाँ पे। देख बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है Gm1m2/2d, ठीक है। बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस सिस्टम का, -Gm1m2/d। और टोटल एनर्जी अगर पूछता तो कितना होता, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बताओ ये आता ना आपका -Gm1m2/d, 2d सॉरी। बोलो भाई, तो अभी भी वो चीज एप्लीकेबल हो रहा है ना। बताओ, अगर यहां पे बेटा m1 को मैं फिक्स कर देता, m1 फिक्स रहता और m2 उसके अबाउट घूमता रहता, तब भी चीजें यही आती ना एनर्जी का। बोलो बेटा, तब भी एनर्जी का फॉर्मेट यही आता। तो देख सकते हो दोनों घूम रहा है, तब भी वही चीज है टोटल एनर्जी। और अगर एक फिक्स रहता और दूसरा उसके अबाउट घूमता, तब भी भाई बात वही होती। ओके, बेटा अपने वीडियोस ऑन करो, अभी भी सबके सब वीडियो ऑफ करके बैठे हो। फटाफट अपने वीडियोस ऑन करो, फिर मैं सबको क्लास से बाहर कर दूंगा। जल्दी जल्दी वीडियोस ऑन करो सभी लोग अपने। अभी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही बेटा, कितने सारे लोग अभी भी वीडियो ऑफ करके बैठे हैं। ठीक है भाई, हो गया सबका। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो बेटा केपलर्स लॉ आपको पता होगा, क्या कहता है, तीन लॉ है केपलर्स के कि ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन व्हाट, इलिप्टिकल पाथ। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लेंथ, टी स्क्वायर ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और तीसरा, लॉ ऑफ स्क्वायर एरिया। एरिया लॉ क्या कहता है, द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब देख यार, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा करके दिखाइएगा। एक प्लैनेट है, वो मूव कर रहा है इन इलिप्टिकल पाथ, ठीक है, विथ इसेंट्रिसिटी ई, ई इसेंट्रिसिटी है, एंड ए जो है सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है। मतलब ये ए जो है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट मैं ए बोल रहा हूं, इसे बी, इसे सी, इसे डी। आपको बताना है फाइंड टी ए बी सी बाई टी सी डी ए बी सी और सी डी ए, इस टाइम का रेशियो क्या होगा। फाइंड टी ए बी सी एंड टी सी डी ए।
बताओ भाई, ए से सी तक आने में हाफ इलिप्स और अदर हाफ इलिप्स, ठीक है, ये टाइम का रेशियो क्या होगा? क्या लग रहा है भाई, टाइम का रेशियो 1 आएगा या 1 से बड़ा या 1 से छोटा? इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। लोकेश बोल रहा है 1, जागृति भी बोल रही है 1, सुभाषित भी बोल रहा है 1। फोकस सन यहां पे है तो सन फोकस पे हुआ ना। सुहानी बोले <1। और भाई, और भी लोग हैं इतने, बाकी सब लोग कहां भाई? चमक रहा है ये क्वेश्चन। निधि <1। अश्विन कोदराव, हाँ बेटा, वो सेंटर है, वो इज द सेंटर। ये फोकस, सन कहां पे होता है? सेंटर पे होता है कि फोकस पे? अश्विनी बोल रहा है 1। तो देखो, मैक्सिमम लोग को लग रहा होगा कि 1 आएगा, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। सुभाषित तुम सही बोल रहे हो। तो देख भाई याशिका, थोड़ा ध्यान दे। देख बेटा, ये टाइम जो होगा, सन सेंटर पे अगर होता तब तो सेम होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सन कहां पे है? फोकस पे है, ठीक है। अब देखो यार, थर्ड लॉ से आइए। थर्ड लॉ से ऑल द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। और बेटा एरिया जो स्वीप आउट होता है इन टाइम टी, इन टाइम टी, एरिया स्वीप आउट जो होता है, एरिया स्वीप आउट ए, दैट इज इक्वल टू L/2m इंटू टी होता है। स्वीप आउट एरिया कितना होता है? L/2m इंटू टी। जो रेडियस वेक्टर जो है ज्वाइनिंग सन टू द प्लैनेट, ये जो रेडियस वेक्टर है, ये बेटा स्वीप आउट जो करता है एरिया टी टाइम में, वो इतना होगा। अब बताओ, एल तो एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम तो यार इसका कंजर्व रहेगा सन के अबाउट। बताओ, ये बात समझ में आ रही है सबको? एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है? जब टॉर्क 0 हो। तो बताओ बेटा, प्लैनेट यहाँ पे है, सन यहाँ पे, तो इस पे फोर्स तो हमेशा सन से ही पास करेगा। तो बताओ भाई, एंगुलर मोमेंटम LS जो है, LS का मतलब हुआ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट सन। ये बेटा हमेशा फिक्स रहेगा कि नहीं? ओके। तो बता यार, एरिया स्वीप आउट इतना होता है। ये फॉर्मूला याद है? इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि टी टाइम में जो एरिया स्वीप आउट करता है वो इतना होता है। LS का मतलब है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन। अब बता यार, सो A1/A2 कितना आ जाएगा? सो A1/A2 इज इक्वल टू टाइम जो होगा ABC बाय टाइम जो होगा CDA, ये आएगा। A1 का मतलब क्या हुआ बेटा? A1 का मतलब हुआ ये जो एरिया स्वीप आउट क्या होगा यहां से यहां जाने पे। तो बताओ, यहां ABC जब गया तो सन के अबाउट जो स्वीप आउट क्या होगा एरिया, वो इतना हुआ, ये जो एरिया है, ठीक है। और बताओ भाई, जब C से D होते हुए A पे आया तो जो एरिया स्वीप आउट किया वो इतना है, जो क्रॉस से मैं दिखा रहा हूं। बोलो भाई, तो बेटा दोनों एरिया क्या सेम है? नहीं ना। तो बताओ भाई, ये तो पता चल गया ना, यहां से यहां जाने में टाइम कम लगा होगा, यहां से यहां आने में टाइम ज्यादा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि ये एरिया कम होगा, ये वाला एरिया ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया बेटा ये देखना है पूरा, ठीक है। अब बताओ यार, ये है आपका एरिया A1, यहां से यहां पर मिलाने पर ये एरिया A1 है। अब बताओ भाई, सो TABC, अब बताओ नाउ A1 कितना होगा? A1 एरिया, बोलो भाई। A1 बेटा ये एरिया है, बता जरा। आपको पता है इलिप्स का पूरा एरिया कितना होता है? πAB। इलिप्स का पूरा एरिया πAB होता है। हाफ एरिया कितना हो जाएगा? π/2AB। तो बताओ ये एरिया कितना हो गया? π/2AB, ठीक, हाफ एरिया, ठीक है। उसमें से बेटा इतना दूर का एरिया हटा दे। बोल यार, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है ना, इतना एरिया हटाना है मुझे। तो ये दूरी आपको पता है कितना होता है? यहां से ये कितना होता है यार? A × E होता है ये दूरी,
ये वाला A इंटू ई होता है, और ये आपको पता है 2B होगा, ये B, ये भी B। तो बता भाई A1 की वैल्यू कितनी होगी? A1 की वैल्यू पाई बाई 2AB माइनस हाफ ऑफ बेस, बेस बेटा आ गया 2B, हाइट आ गया A। तो बताइए भाई कितना आ गया A1? A1 आ गया पाई बाई 2 माइनस E इंटू AB। और बताओ A2 कितना हो जाएगा? इसी तरीके से A2 का मतलब इतना दूर का एरिया, तो इसमें सेमी इलिप्स और ये ट्राइंगल को जोड़ दो यार, तो ये आपका आ जाएगा ना पाई बाई 2 प्लस ई इंटू ए बी। सो बता यार रेशियो कितना हो गया? ये रेशियो आ जाएगा इतना, पाई माइनस 2E बाई पाई प्लस 2E। ठीक है भाई, समझे बात को? तो बता रेशियो भाई 1 से कम आ रहा है ना? ठीक है, थोड़ा सा था। हो गया? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा।
अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, वी नॉट वेलोसिटी देखिए, वी नॉट की वैल्यू है √g_me और अल्फा है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो बताइए तो जरा, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम ये कितने हाइट तक जाएगा? मतलब ये बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन है, यहां से एक मैं प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहा हूं वी नॉट वेलोसिटी से 30 डिग्री एंगल पे, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 मतलब वर्टिकल के साथ। तो आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम कितना हाइट तक जाएगा, ठीक है भाई। बोलो भाई, क्या यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट लगा है, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर θ/2g? बोलो भाई। बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे भी दे सकता है, ओके। तो ये चीज नहीं लगेगा बेटा, बहुत ही हाई स्पीड है, ये पैराबोलिक पाथ पे मूव नहीं करेगा। ये कब होता है? जब हर जगह जी की वैल्यू सेम हो, मतलब वेरी स्मॉल स्पीड के लिए, जब हाइट राइज जो है वो काफी कम हो। तो यहाँ पे बेटा सिंपल सी बात, आप क्या करेंगे बताओ, ये जो है कुछ इस तरीके से गया होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट हमें पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां से मान लो ये मैक्सिमम यहां तक गया, ठीक है, सेंटर से ले लो, बाद में घटा देंगे आर हाइट निकालने के लिए। तो बताओ यार, ये दूरी अगर मैं बोलूं डी है यहां से यहां तक, तो बताओ बेटा यहां पे जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा अर्थ से, उस समय बेटा इसका वेलोसिटी बिल्कुल इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, ठीक है। यहां पे इसकी वेलोसिटी v कर दीजिए, ओके। अब बताओ यार, सबसे पहली बात एनर्जी कंजर्वेशन, ऐसे क्वेश्चन में बेटा एनर्जी कंजर्वेशन सबसे पहली बात दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो बताओ यहां से जो है आप करोगे तो कितना आएगा एनर्जी कंजर्वेशन अगर करोगे? तो इसको मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी। तो भाई यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। बता यार, ए पे कितना मैकेनिकल एनर्जी, ½ mv0² और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -gme/re इंटू स्मॉल m, पोटेंशियल एनर्जी। बता यार, मैक्सिमम दूरी पे जब होगा वहां पे बेटा स्पीड जीरो नहीं कर दोगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितना आएगा, ½ mv², ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, -gme/m/d, ठीक है। तो बताओ यहां से v0 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, mm तो हट जाएगा, तो बताओ यार क्या आ जाएगा, v²/2 -gme/d। ये आपका आ गया v0²/2, v0² की वैल्यू पुट कर दो तो gme/2 आ रही, ठीक है। और ये आपका आ गया -gme/re, ठीक है भाई। तो कितना आ गया यहां से बताइए, v² -gme/d इज इक्वल टू, इसको इधर कर दो तो ये आपका आ जाएगा gme/re -2gme/re, तो -gme/re। ये आ गया भाई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई, बात खत्म। अब बताओ यार दूसरा इक्वेशन कहां से लाए, दूसरा इक्वेशन बोलो भाई। दो अननोन है हमारे पास डी और वी, अब दूसरा इक्वेशन के लिए क्या किया जाए? वेरी गुड तुषार,
हमें सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट नहीं, एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम नहीं चमन, अरे इसका क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? बिल्कुल नहीं भाई, फोर्स तो एक्ट हो रहा है ना, बताओ, हमेशा फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, लेकिन बेटा फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर से ही पास कर रहा है। फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है, लेकिन हमेशा अर्थ के सेंटर से पास कर रहा है। तो बताओ भाई क्या लिखोगे? नाउ एल इनिशियल अबाउट ओ इज इक्वल टू एल फाइनल अबाउट ओ। बताओ एल इनिशियल अबाउट ओ कितना लिखेगा? एल इनिशियल क्या बोलोगे? एल इनिशियल कितना? एम वी नॉट, एम वी नॉट। बताओ भाई वी नॉट का कौन से कंपोनेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम होगा? वी नॉट कॉस अल्फा या वी नॉट साइन अल्फा? तो साइन वाले की वजह से, तो एम वी नॉट साइन अल्फा इंटू आर इनिशियल। फाइनल भाई कितना लिखेगा? फाइनल यहां पे जब है तो बताइए, ये तो पूरा इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो फाइनल भाई बनेगा ना एम वी डी। तो देखो यहां से क्या रिलेशन आ गया, v इंटू डी इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा, अल्फा 60 डिग्री है, तो √3 V0 R/2। ये क्वेश्चन 2 हो गया। ठीक है, अब बताओ यार, हमें डी निकालना है, यहां से v की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दे, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बताइए? फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बताइए v स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 3V0 स्क्वायर, 3V0 स्क्वायर R स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर, ये आ जाएगा -GME/D इज इक्वल टू -GME/RE। ठीक है भाई, अब देखो यहां से V0 स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दे यार, देखो कितना है, तो ये आपका बन जाएगा 3GME/4 RE है ये। ठीक है, 3GME/4D स्क्वायर, ये तो रहेगा ही, और एक RE हट गया होगा, -GME/D इज इक्वल टू बन गया -GME/RE। देख यार, अब यहां से क्वालिटी इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। डी के टर्म में GME तो हट ही जाएगा, लिख लो पहले इसको। क्या बोले भाई इक्वेशन 1 लोकेश? क्या यहाँ पे एनर्जी कितना लिखेगा? हाफ mv0 स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेगा? -GME/RE इंटू एम नहीं लिखोगे? यहाँ पे कितना लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? -GME/m/d, डी बेटा यहां से दूरी है, बोल भाई। टू छूट गया है, कहां पे भाई? v²/2 -GME/d, V0 की वैल्यू पुट कर दिए, तो 2 को तो इधर ले आए हैं। अच्छा यहाँ पे 2 छूट गया है, सही बोलो, यहाँ पे 2 छूट गया, तो यहाँ पे 2 कर दो यार। चल भाई बता कितना आ रहा है? क्या बात कर रहा है यार, बी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स और इसको बैलेंस कर दे, कुछ भी कंसेप्ट लगा देते हो उल्टा पुल्टा। ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है क्या? ये सर्कुलर पाथ है।
बोल भाई कौन था? ओके, हमें समझ गए ना बात को। ये सब कंफ्यूजन गलती नहीं करना है। और भाई एडमिट कार्ड आ गया सबका? अब तो भाई बहुत ही कम दिन बचे हैं, है ना? एक्साइटमेंट आ रहा होगा अंदर से कि एग्जाम आने वाला है। क्या विजीत, एक्साइटेड नहीं हो? अरे ऐसे मत बोलो यार, पूरा एक्साइटेड रहना है, जोश बना के रखो, है ना? क्या प्रियश, तनिष, हाउ इज द जोश? अरे ऐसे मत बोलो यार, लो क्यों कर रहा है? जोश को हाई बना के रखना, क्या टेंशन है? अबे 4 अटेम्प्ट है तुम्हारे पास, 4 बार देना है, ऐसा मत सोच कि ये लास्ट अटेम्प्ट है। प्रीवियस पेपर सॉल्व करने में कितना मार्क्स लाने का ट्राई करे बेटा, जितना ज्यादा है उतना बढ़िया है, लेकिन कम से कम ये ट्राई करो कि 50% तो आ ही जाए, है ना? अब यार तुम लोग जो है, बिल्कुल प्रवर, वाह क्या बात है, प्रवर ने सही बोला, एकदम फोड़ देना है ना? हाँ भाई, 4, तुम निगेटिव क्यों सोच रहे हो? 4 अटेम्प्ट मिला है तो सबको मिला है ना, तो क्या हो गया? तुम्हें तो मिला है ना, तुम्हारा और सबका कंडीशन एक थोड़ी होगा। तुम्हारा हो सकता है कि भाई पहला अटेम्प्ट मस्त हो जाए, है ना? तो ये कंफ्यूजन मत रखो बिल्कुल, एकदम जो है ये टाइम ऐसा होता है ना कि बिल्कुल मैक्सिमम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम नर्वस हो। सब लोग जो भी एग्जाम दे रहे होंगे थोड़ा बहुत नर्वस होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस बना के रखना है कि मैंने ईमानदारी से पढ़ाई की है, तो भाई अच्छा मार्क्स आएगा। ओके, अभी के टाइम में 10 दिन अब बचे हुए हैं, 25 तारीख को से पेपर स्टार्ट हो रहा है ना भाई, 25th से पेपर है ना? तो 10-11 दिन जो बचे हुए हैं, 23rd से है। ओके, ओके, 23rd को कितने लोगों का है भाई? चारवी का है, और अंश का 24 को है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 23rd, 24, 25, जिसका जब भी हो 26 को। ओके, सबसे पहला काम ये करना बेटा, हमेशा ध्यान रखिए जेई मेंस का पेपर जो होता है वो मॉडरेट और इजी लेवल का ही रहता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, 99.99% चांस। ठीक है, ये सब जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन सब है। तो आप जो है छोटा छोटा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं उसका एक बार अच्छे से 10-12 दिन में प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, रोज कम से कम ये सोचो कि मुझे एक पेपर बनाना ही है, और उससे आपका देखो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आपसे अगर मान लो नहीं भी क्वेश्चन बनता है तो ये नहीं, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, उसका बेटा आप सॉल्यूशन देख के ये सोचो कि अच्छा मैं ये पॉइंट तो मुझे पता था, ओके तो यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा था। आपने पूरा 11-12 पढ़ लिया है, तो इसलिए कहीं पे अगर आप मिस्टेक कर रहे हो तो दो ही रीजन हो सकता है, या तो कंसेप्चुअल मिस्टेक या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, कंसेप्ट ही आपका जो है गलत कंसेप्ट लगा रहे हैं, जैसे कोई अभी बोल रहा था कि सर यहाँ पर जो है mv² / d को इक्वेट कर देंगे f से। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं करना है भाई, ये सब कंसेप्चुअल मिस्टेक हुए। ठीक है, तो चीजों को बेटा ध्यान से रखिए। बिल्कुल तनेश। अंशुल, पेपर डिस्कशन नहीं होता मतलब?
डॉट में आके पूछा करो यार, डॉट में क्यों नहीं आते हो? बहुत लोग तो आते हैं अपना पेपर डिस्कशन करके जाते हैं। ठीक है भाई, तो बढ़िया से एकदम। कितना आया भाई इसका आंसर? निकाल लिए? निकल जाएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जीएमई आ रही, जीएमई को हटा दे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे आराम से सब लोग, मुझे भरोसा है पूरा। और सबका एग्जाम ठीक ठाक जाएगा, अच्छा जाएगा, फोड़ देना सब लोग, है ना? ऑल द बेस्ट, बढ़िया से सर देना। क्वेश्चन सर सीआरक्यू के। क्वेश्चन सारा हो गया? ओके। ठीक है भाई।